एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। वन टॉपिक पेज हमारा ओटीपी प्रोग्राम है और इसमें हम सोशल जस्टिस के लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे सोशल जस्टिस के लेक्चर का पार्ट 2 है एंड विल बी डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। तो आज के हमारे ये टॉपिक्स रहेंगे राइट टू हेल्थ, मैनुअल स्कैवेंजिंग, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ, इश्यूज विद हेल्थ सेक्टर, ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वन हेल्थ अप्रोच, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, फुल फंक्शनल लिटरेसी एंड पीएम श्री स्कूल्स। ये सारे टॉपिक जो है न्यूज में रहे हैं। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। हमारी जो ये पीडीएफ है ये आपके टेलीग्राम का जो ग्रुप है उस पर भी अवेलेबल है, प्लस हमारी जो एकेडमी का रिसोर्सेज सेक्शन है जहाँ पे फ्री रिसोर्सेज है वहां पे भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो राइट टू हेल्थ, सबसे पहले WHO ने राइट टू हेल्थ को कैसे डिफाइन किया है? दैट इट इज द राइट टू द हाईएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ encompassing access to medical care, sanitation, nutrition, clean water and all socio-economic determinants of health। तो यहाँ पे सिर्फ आपको मेडिकल केयर नहीं लेकिन सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर भी प्रोवाइड कर रहा है आपको मिलना, वो भी आपके हेल्थ का एक पार्ट है। एंड राइट टू हेल्थ में ये सारी चीजें जो है कवर होती है। राइट टू हेल्थ सबसे पहले WHO के कॉन्स्टिट्यूशन में रेफर किया गया था, फिर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में इसको इंक्लूड किया था एज अ पार्ट ऑफ एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स में इसे लिया गया था एंड इट्स अ बाइंडिंग ट्रीटी फोर्स। द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड एंड सीडो, उसने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है। तो क्रूशियली राइट टू हेल्थ जो है सारी चीजें इंक्लूसिवली कवर कर रहा है, फिर वो चाहे सेफ वाटर हो, फूड हो, न्यूट्रिशन हो, हाउसिंग हो, हेल्दी वर्किंग कंडीशन हो, हेल्थ इंफॉर्मेशन हो। इंडिया में अगर हम राइट टू हेल्थ की बात करें तो हमारे पास लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर है लेकिन प्रपोर्शन कम है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ दिए हैं। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, हमारे पास बहुत सारी कोर्ट की रूलिंग्स है जहां पे राइट टू हेल्थ आर्टिकल 21 का पार्ट है। हमने जो है इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हम सिग्नेटरी हैं और गारंटेड हेल्थ फॉर ऑल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल का प्रोविजन, सबसे पहला आपका आर्टिकल 21, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स right to health and medical care and health is not just an explicit fundamental right but it is also enforceable through article 21। जिस तरीके से आपका राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक उसी तरह आपका राइट टू हेल्थ भी जो है वो आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है। डीपीएसपी की बात करें तो आर्टिकल 39 सब क्लॉज ई स्टेट को डायरेक्ट करता है टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स हेल्थ। आर्टिकल 42 मैंडेट करता है टू हैव जस्ट कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ एंड आर्टिकल 47 इंपोजेस ड्यूटी टू रेज न्यूट्रिशन एंड इंप्रूव पब्लिक हेल्थ। सॉरी फॉर द एग्जैक्ट। आर्टिकल 243 जी जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर करता है टू स्ट्रेंथन पब्लिक हेल्थ एट द लोकल लेवल। करंट स्टेटस की हम बात करें तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। 2019 में 15 फाइनेंस कमीशन ने एक हाई लेवल ग्रुप बना था इसमें, जिसने रेकमेंड किया था कि हेल्थ को फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए एंड इट शुड बी शिफ्टेड टुवर्ड द कॉन्करेंट लिस्ट। अभी जो हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में है लेकिन उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहिए ताकि स्टेट भी और सेंटर भी उस पर लॉ बना सके। कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल डेवलपमेंट्स है। सबसे पहले बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट राइट टू हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। फिर है आपका स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मोहिंदर सिंह चावला एंड राम लुबिया बग्गा। यहां पे फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है दैट इट इज द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया टर्मिनली इल पेशेंट्स इन अ वेजिटेटिव स्टेट हैव अ राइट टू पैलिएटिव केयर। ये आपका शाहबानो वाला केस, सॉरी शाहबानो नहीं,
केम हॉस्पिटल में जो वेजिटेटिव स्टेट में थी, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हर नेम, उसमें से ये केस पैसिव यूथनेशिया की तरफ आया था. I'm just forgetting name. Her name is also starting somewhere from S. केम हॉस्पिटल में नर्स थी, फीमेल नर्स थी, और उनकी हेल्थ कंडीशन पे से ये जजमेंट था. फिर है सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया मेंटल हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी अंडर आर्टिकल 21 इन 2025. आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में कहा है दैट राइट टू हेल्थ कंटिन्यूज इवन आफ्टर रिटायरमेंट. ये नहीं कि रिटायरमेंट की एज तक ही है. और रिकॉग्नाइज द राइट टू अ लेजिबल मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एज पार्ट ऑफ द राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21. राजस्थान में राइट टू हेल्थ एक्ट 2023 आता है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया. अब ये है, देखो भले ही ये राजस्थान का एक्ट है, लेकिन कहीं आप वे फॉरवर्ड में, कंक्लूजन में इनका यूज कर सकते हो. नॉट जस्ट सेइंग कि राइट टू हेल्थ एक्ट 2023 राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम अपने वे फॉरवर्ड में और कहीं इन सारे प्रोविजंस का यूज कर सकते हैं, नॉट स्पेसिफिकली मेंशनिंग राजस्थान. ओके, तो यहां पे कहा गया है फ्री ओपीडी एंड आईपीडी सर्विसेज, drugs, diagnostic, emergency transport in public facilities, no denial or delay of emergency treatment in any health institution. Important है ये. Private facilities must stabilize patients before any payment dispute. Patients entitled to medical records, itemized bills, and second opinions. 2 state health authorities and 1 district health authority per district for grievance and complaint. तो ये राजस्थान की राइट टू हेल्थ एक्ट 2023 के मेजर प्रोविजंस हैं. अगर हम इंडिया की बात करते हैं ओवरऑल, तो हमारे पास जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है वो है 1:1456, जो कि WHO नॉर्म के अगेंस्ट है, जो 1:1000 कहते हैं. नर्स टू पॉपुलेशन भी 1:670 है, जबकि WHO का नॉर्म 1:300 कहता है. मेडिकल बिल्स और ये सब इतना हो जाता है कि इट बिकम्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, pushes millions into poverty annually. कर्नाटका राइट टू हेल्थ बिल आता है, जो कि हेल्थ सेक्टर को प्राइवेटाइजेशन की तरफ प्रमोट कर रहा है, तो इसका भी काफी क्रिटिसिज्म चल रहा है. इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोऑर्डिनेशन गैप एक्सपोज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक. तो हमारे हेल्थ केयर जो सिस्टम है उसमें भी सर्टेन चैलेंजेस हैं, बेसिक चैलेंजेस हैं, लेकिन वही स्मॉल चैलेंजेस जो है काफी सीवियर आउटकम्स लेके आते हैं. सॉरी, यूपीएससी मेंस 2018 में क्वेश्चन था, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज अ प्रीरिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया, एक्सप्लेन. तो पहले तो बताओ हेल्थ फॉर ऑल है क्या, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, क्यों जरूरी है, और उसमें लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर यानी कि आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है, जो एक गांव के लेवल पे या 2-4 गांव के बीच में जो एक होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है लोकल लेवल पे, ठीक है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो डिस्कस करना है. मैनुअल स्कैवेंजिंग बिग इशू फॉर इंडिया स्टिल. देखो अगर हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करें ना, तो इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, तो जब हमारे यहाँ पे ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, तब ये चीज एग्जिस्टिंग करती थी कि भाई ये पर्टिकुलर क्लास के लोग हैं, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का ही काम करेंगे. उसको कैरी फॉरवर्ड किया ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इस पर बहुत काम किया है, क्योंकि ये एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की तरफ ज्यादा था कि भाई ये काम तो यही लोग करेंगे. सो दिस वाज मोर ऑफ अ सोशल स्टिग्मा देन जस्ट अ वर्क. ठीक है, तो बेसिकली मैनुअल स्कैवेंजिंग इज क्लीनिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, 2026 में पार्लियामेंट में डेटा आता है कि तकरीबन 859 डेथ्स हुई है ड्यू टू दिस हैजार्डस सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग सिंस 2014. यानी 2014 से 2026 तक में 859 डेथ हुई है, जिसमें कि 43 डेथ्स जो है अकेले 2025 में रिकॉर्ड हुई है. अगर हम इंडिपेंडेंट ट्रैकर्स की बात करें तो 158 deaths have been reported between 2024 to 2025, indicating a major reporting gap.
ये सरकारी है और ये प्राइवेट इंडिकेटर्स है, ठीक है। 58098 आइडेंटिफाइड मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, जिसमें 97% बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज एंड वुमेन कंप्राइजेस एन एस्टिमेट ऑफ 75% ऑफ वर्कफोर्स। Of 775 districts surveyed, 732 have declared themselves manual scavenging free, which is a very good thing. ठीक है, अगर आपकी म्यूनिसिपालिटी के पास पैसा है so you can have machines. गवर्नमेंट फंड भी इसके लिए करती है, लेकिन इवेंचुअली आपको वो मशीन्स लानी पड़ेगी, उन्हें यूज करना पड़ेगा एंड मेक श्योर कि लोगों को ये काम ना करना पड़े। देखो ऐसे काम होते हैं ना, दे आर डन आउट ऑफ मजबूरी, होपलेसनेस, ठीक है। लोगों के पास काम नहीं है और उस वजह से अब फिर ऐसे काम मिलते हैं वो भी लोग ले लेते हैं, तो ये मजबूरी में लोग करते हैं, कोई खुशी खुशी मैनुअल स्कैवेंजिंग में नहीं आता है। प्लस इट इज वेरी रिस्की, प्रोन टू मेनी डिसीजेस, ठीक है, इसीलिए लोगों की डेथ भी इसमें होती है। सो ओवरऑल इट इज अ ह्यूज कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट कि अगर अभी भी हमारे पास 859 डेथ्स हो रही हैं, सो समवेयर एज अ गवर्नमेंट, एज अ सोसाइटी वी आर फेलिंग। लीगल फ्रेमवर्क की हम अगर बात करते हैं तो PMSR एक्ट 2013, which is Prohibition of Employment as Manual Scavengers, and the Rehabilitation Act 2013 bans employment for manual scavenging, mandate service, provides rupees 40,000 cash assistance, skill training with rupees 3,000 monthly stipend and scholarships under Ayushman भारत। तो ये एक्ट देखो, ये हमारे यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग कंप्लीटली बैन है, ठीक है। पेनल्टीज की अगर हम बात करें, पहला ऑफेंस अगर आप करते हैं तो पनिशमेंट है 1 ईयर एंड 50,000 का फाइन है। हैजार्डस क्लीनिंग up to 2 years or rupees 2 lakh, and repeated offenses up to 5 years and rupees 5 lakh. सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है, मैंडेटेड रुपीज 10 lakh compensation per sewer death since 1993, held government responsible and linked manual scavenging to violation of Article 17, which is untouchability. डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 का ये केस है। यहां पे जो कॉम्पनसेशन था उसको 30 लाख तक कर दिया गया है। 20 लाख फॉर परमानेंट डिसेबिलिटी, मैंडेटेड अ फ्रेश नेशन वाइड सर्वे एंड स्ट्रिक्ट मैकेनिज्म, रूलिंग दैट क्लीनिंग विदाउट प्रोटेक्टिव गेयर अमाउंट्स टू फोर्स लेबर अंडर आर्टिकल 23। हर चीज को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस, मेजरली फंडामेंटल राइट से सुप्रीम कोर्ट ने लिंक किया है, बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव के साथ। मेट्रो बैन जनवरी 2025, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एन एब्सोल्यूट बैन ऑन मैनुअल सीवर क्लीनिंग इन 6 मेट्रोस, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर एंड हैदराबाद, विद पर्सनल एफिडेविट फ्रॉम सिटी CEO एंड FIR थ्रेट फॉर फ्यूचर लैप्सेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास डेटा गया होगा और उसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये चीज को रूल आउट किया है। नमस्ते स्कीम एंड टेक्नोलॉजी सरकार की है। नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम नमस्ते लॉन्च इन 2023-24, SRMS को रिप्लेस किया है and is jointly run by Ministry of Social Justice and Empowerment and Ministry of Housing and Urban Affairs। ठीक है, टारगेट है 0 fatalities by March 2026 by mandating mechanized cleaning, creating Namaste IDs for sewers and septic tank workers, providing Ayushman Bharat health cover and a capital subsidy of up to rupees 5 lakh for equipment, group project subsidy rupees 18.75 lakh, PPE kits and ERSUs accessible via helpline of 14420, 89,114 SSWs यानी कि सीवेज सेप्टिक टैंक वर्कर्स, validated by December 25, scheme to cover all 4800 plus ULBs by 2025-26। रोबोटिक टूल्स जो है इसका यूज करने पे इस पर्टिकुलर स्कीम ने एम्फेसिस किया है। तो मेजर रूट कॉजेस क्या है, क्यों हमारे यहाँ अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग इन प्रैक्टिस है? सबसे पहले तो जो कास्ट हायरार्की और सोशल टेबू है
ठीक है, वो अभी भी चल रहा है। इन सैनिटरी लेट्रिन्स एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन सस्टेन डिमांड, लो कन्विक्शन रेट एंड पुअर लॉ एनफोर्समेंट एंड पॉलिटिकल विल। देखो किसी को ना ये चीज एक सीरियस इशू लगती ही नहीं है, ठीक है। इट इज, पीपल डू नॉट थिंक इट एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल विल नहीं है कहीं पे, ठीक है। लोगों को ये चीज बहुत नॉर्मल लगती है, सो लगता भी नहीं कि यहाँ पे कहीं पे किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन भी हो रहा है। मोस्ट स्कैवेंजर्स आर इलिटरेट विद नो अल्टरनेटिव लाइवलीहुड स्किल, सोशल बॉयकॉट व्हेन वर्कर्स अटेम्प्ट टू लीव। काम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले यूनिवर्सल मैकेनाइजेशन, 100% सीवर एंड सेप्टिक क्लीनिंग बाय मशीन, स्ट्रेंथनिंग नमस्ते मॉनिटरिंग एंड वेरिफिकेशन एट अर्बन लेवल बॉडीज, fast track rehabilitation, education credit, social inclusion support, enforce Supreme Court orders on compensation and FIR liability, and state level sanitation authorities with fixed accountabilities. अभी तक जीपीएससी ने स्पेसिफिकली क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट एक मॉडल क्वेश्चन को हम देख सकते हैं। Discuss the causes of persistence of manual scavenging in India despite legal prohibition and suggest measures to eliminate it. Manual scavenging क्या है, इंडिया में कितनी डेथ हो रही है, एज ऑफ नाउ कितने रिपोर्टेड मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, क्यों? अभी देखो, डिस्पाइट लीगल प्रोहिबिशन, तो एक्ट लिखो, एक्ट में पेनल्टीज लिखो, क्या प्रोहिबिशन है वो लिखो, अभी भी क्यों सस्टेन कर रहा है, तो हिस्ट्री से चीजें लेकर अभी तक के रीजंस बताओ एंड वे फॉरवर्ड। सिंपल आंसर, privatization of health. So what right now the government is doing, if you see Ayushman Bharat scheme, ठीक है, इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट है एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब बहुत जगहों पे सरकार ने, मेजॉरिटी जगहों पे करा है कि एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स, अब वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही हैं, ठीक है, लेकिन वो आयुष्मान एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। तो यहां पे क्या होगा कि द पेशेंट विल गो टू दिस हॉस्पिटल, इफ द हॉस्पिटल फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स का सर्जरी, ठीक है, अगर वो आयुष्मान भारत स्कीम में है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, तो पर्सन विल गेट ऑपरेटेड देयर, और वो जो भी बिल है वो सरकार जो है डायरेक्टली इस हॉस्पिटल को पे कर देगी ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। उनकी पूरी प्राइस मतलब जो भी फिक्सेशन है, ऑपरेशन चार्जेस एंड एवरीथिंग, वो ऑलरेडी उसमें मेंशन रहता है। तो व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर, प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर, कि सारी चीजें सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल से नहीं, आपको पैसा नहीं देना है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल से भी वो चीज आपको मिल सकती है, provided the government will pay on behalf of you to the private hospitals. See, in many places government is not having proper infrastructure, ठीक है, तो वहां पे ये तो नहीं कर सकते कि भाई हमारे यहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं है, हम जो है कार्डियक सर्जरीज नहीं कर रहे हैं, या प्रॉपर उतने डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है, XYZ रीजन, तो उस जगह पे कार्डियक सर्जरी ही नहीं होगी। What a poor patient is supposed to do, ठीक है। तो इफ दैट पुअर पेशेंट इज हैविंग आयुष्मान भारत, तो वहां पे कोई एक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होगी, तो वो अपना ऑपरेशन वहां करवा सकता है, गवर्नमेंट विल पे ऑन योर बिहाफ टू द प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है। सो यहां पे चीज ये हो रही है कि यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर ओवरऑल, ठीक है। यू कैन गो टू एनी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड गेट योरसेल्फ ऑपरेटेड इफ दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल इज गवर्नमेंट एम्पैनल्ड अंडर आयुष्मान भारत। तो इंडिया का हेल्थ केयर अगर मार्केट अगर हम देखते हैं तो 110 बिलियन यूएस डॉलर से 372 यूएस बिलियन डॉलर्स तक जा पहुंचा है, ठीक है। 22% का हाइक है। प्राइवेट सेक्टर जो है तकरीबन 70% ऑफ द पॉपुलेशन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। कंट्रोल सेक्टर 60 to 70% ऑफ ऑल हॉस्पिटल्स एंड होल्ड 37 to 40% ऑफ टोटल हॉस्पिटल बेड्स। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर अराउंड 2% ऑफ जीडीपी है, जो कि WHO का जो बेंचमार्क है वो 5% है, उससे बहुत कम है। डिस्पाइट आयुष्मान भारत एक्सपेंशन टूवर्ड 31,000 एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स,
out of pocket expenditure still stood at 39.4% of total health costs in 2021-2022, डाउन हुआ है 2014 से, क्योंकि आयुष्मान भारत स्कीम एंड मेनी अदर स्कीम्स, ठीक है, बट स्टिल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पे नहीं है। बड़ी बड़ी चेन्स है, अपोलो, मणिपाल, मैक्स एंड मेनी अदर्स, ठीक है, आर एग्रेसिवली एक्सपैंडिंग इनटू टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज, रिफ्लेक्टिंग देयर कमर्शियल पूल ऑफ अनडिजर्व्ड मार्केट्स। प्राइवेट सेक्टर की नीड क्यों है? सबसे पहले कैपेसिटी गैप। देखो, गवर्नमेंट के पास ना इतने सारे मेडिकल ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयमेंट देने की हर जगह पे इतनी कैपेसिटी नहीं है। इतने स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल स्मॉलर सिटीज में वो नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफर बेटर डॉक्टर पेशेंट रेशियो, बट ऑब्वियस, ठीक है, फ्लेक्सिबल अपॉइंटमेंट टाइमिंग्स एंड ग्रेटर विलिंगनेस टू अडॉप्ट द न्यू टेक्नोलॉजीज। गवर्नमेंट के लिए इतना ईजी नहीं है। एक मशीन भी ऑर्डर करनी है तो उसके लिए टेंडर निकालना है, टेंडर पास होगा, फिर मशीन आएगी, ह्यूज प्रोसेस। प्राइवेट सेक्टर, आई वांट द मशीन टुमारो, आई विल गो बाय, पुट इट इन माय हॉस्पिटल, एज सिंपल एंड वेरी फ्लेक्सिबल, ठीक है। फॉर गवर्नमेंट थिंग्स आर नॉट दैट इजी। टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी दे हैव टू फॉलो अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोसीजर। Efficiency, less political interference and stronger managerial expertise improve operational efficiency compared to public facilities, ठीक है। मैनेजमेंट स्ट्रांग होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपोलो है, मैक्स है, मणिपाल है, कोई भी है, इफ दे हैव सेड दैट इन आईसीयू यू कैन नॉट मीट द पेशेंट, यू विल हैव टू फॉलो सर्टेन लेवल ऑफ हाइजीन, यू विल हैव टू फॉलो सर्टेन लेवल ऑफ रूल्स, ठीक है। तो पब्लिक वहां पे फॉलो करती है, वही चीज सरकारी अस्पताल में पॉसिबल नहीं हो पाती है। मेडिकल टूरिज्म, देखो इंडिया मेडिकल टूरिज्म के लिए फेमस है, डेंटिस्ट्री के लिए तो बहुत ज्यादा। तो हमारा जो मेडिकल टूरिज्म है वो 12 to 15% ऑफ CAGR है, और प्राइवेट सेक्टर इसमें 80 से 90% तक को हैंडल कर रहा है, मेजरली इन द केसेस लाइक कार्डियोलॉजी एंड ऑन्कोलॉजी। इन्वेस्टमेंट, हेल्थ केयर डील वैल्यूज एक्सीडेड ₹10,000 crore in second quarter of fiscal 2026 alone, driven by private equity and hospital consolidation। तो हमारी कुछ खामियां हैं सरकारी इंस्टीट्यूशंस की, उसके लिए, उसकी वजह से भी हमें प्राइवेट सेक्टर चाहिए, प्लस प्राइवेट सेक्टर के खुद के जो एडवांटेजेस हैं, खुद की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो। पीपीपी मॉडल्स की अगर हम बात करें तो आयुष्मान भारत, जैसे मैंने आपको समझाया, इट्स अ प्राइवेट पब्लिक मॉडल। बेस्ट डायग्नोस्टिक एंड डायलिसिस की बात करें तो नेशनल हेल्थ मिशन में thousands of private diagnostic centers and dialysis units are operating within the government hospital premises itself, providing free services to patients। इंफ्रास्ट्रक्चर और IT की बात करें तो ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल जो कवर्स facility management, supply chain of equipment and drugs, IT and infrastructure for clinical data, and capacity building of professional and paraprofessional and ancillary staff। Insurance penetration gap अभी भी है, 37% of population is covered under health insurance as of 2021। वडोदरा की जो स्टडी है फाउंड दैट ओनली 26% ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल एनरोल इन गवर्नमेंट स्कीम ड्यू टू लो और डिले रिइंबर्समेंट। तो ये भी एक इशू है। आयुष्मान भारत के साथ भी एक कंसर्न है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, बहुत कम, मतलब अभी भी उस लेवल पे नहीं है जो सरकार चाह रही है, क्योंकि 4 महीने 6 महीने तक पेमेंट्स नहीं आते हैं, ठीक है। इवेंचुअली प्राइवेट हॉस्पिटल दे हैव टू पे आउट ऑफ देयर ओन पॉकेट, they cannot stop the payments, but from the government the payments are not timely coming up। so this is one of the challenges under the Ayushman Bharat scheme। privatization की अगर हम challenges की बात करें तो it will widen the gap between rich and poor, uninsured patient face unaffordable bills, unregulated practices, unnecessary investigation inflates the cost variance। अगर जो ऑपरेशन प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में सी सेक्शन में 14 से 17 हजार में हो रहा है, प्राइवेट में 1 से 3 लाख तक के चार्जेस हैं। अर्बन कॉन्सेंट्रेशन 70% ऑफ बेड्स इन सिटीज serving only 30% of population and only 26% of private hospitals enroll in government schemes।
क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट गाइडलाइन को प्रॉपरली फॉलो करना है, प्राइवेट सेक्टर को भी रेगुलेट करना है, स्टेट हेल्थ एडवाइजरी कमिटीज इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स एंड एनजीओस, पेनल्टीज एंड लाइसेंस कैंसिलेशन फॉर अनएथिकल प्रैक्टिसेस, ब्लॉक लेवल एनालिसिस फॉर एफिशिएंट रिसोर्स प्लानिंग, ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज कैडर्स ऑन लाइंस ऑफ आईएएस, कंप्यूटराइज्ड हेल्थ डेटा सिस्टम। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड्स हैं जो हम लेके आ सकते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम में उसे और इंप्रोवाइज करने के लिए। 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, देखो एज आई एम बीइंग सेइंग अगेन एंड अगेन कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए उसको इग्नोर कर दो कि जीपीएससी ने तो नहीं पूछा। जीपीएससी सेम क्वेश्चन उठा के भी रख सकती है अपने आंसर में, ठीक है, यूपीएससी से ऐसा कोई वो नहीं है, यहाँ पे कॉपीराइट नहीं क्लेम करेगी यूपीएससी, ठीक है। So, public health system has limitation in providing universal health coverage. इसको तो पहले एक्सप्लेन करना है और जस्टिफाई करना है। Do you think the private sector could help in bridging the gap? Yes, no, दोनों आंसर दो। What other viable alternatives do you suggest? ठीक है, और क्या हम कर सकते हैं? तो पहले तो आपको बताना है कि क्या ये प्राइवेट गैप कर पाएगा, ठीक है, तो हाँ कर सकता है, 100% नहीं, कुछ इश्यूज यहाँ पे भी रहेंगे जो हमने देख चुके हैं इधर, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव्स आप क्या सजेस्ट कर सकते हैं? 2024 में यूपीएससी में क्वेश्चन था, इन अ क्रूशियल डोमेन लाइक द पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, इंडियन स्टेट शुड प्ले अ वाइटल रोल टू कंटेन द एडवर्स इंपैक्ट ऑफ मार्केटाइजेशन ऑफ द सिस्टम, सजेस्ट मेजर्स टू एंश्योर द रीच ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर एट द ग्रास रूट लेवल। इश्यूज इन हेल्थ सेक्टर मेजर जो हमने ऊपर के 2-3 टॉपिक्स देखे उसी का क्रक्स है ये, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर सरकार का 1.8 to 1.9% ऑफ जीडीपी है। एनएचएम में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में इस मिशन में हमारा टारगेट है 2.5% ऑफ जीडीपी। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो ये लोग तो 5% की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन बजट को भी अगर 2026 के हम देखें तो उसमें भी हेल्थ केयर सिस्टम को 2.26% एलोकेशन है। ओवरऑल डॉक्टर पेशेंट रेशियो 1:811 फरवरी 2026 का है। डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड को हम मीट कर गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी 4.5 to 6 मिलियन हेल्थ वर्कर्स की डेफिसिट है। हॉस्पिटल बेड की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 1.6 बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन है। डब्ल्यूएचओ कहता है कि मिनिमम 3.5 पर 1000 होना चाहिए। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस अकाउंट फॉर ओवर 65% ऑफ डेथ एंड 55 to 60% ऑफ टोटल डिसीज बर्डन। चैलेंजेस सबसे पहले तो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। बड़ी बड़ी जगहों पे सिटीज में सारी चीजें हैं, लेकिन टियर 3 सिटीज की तहसील लेवल पे अगर हम बात करें तो पीएचसी सीएचसी के सब सेंटर्स की अभी भी शॉर्टेज है। 70% ऑफ बेड कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज व्हाइल रूरल एरियाज हैव ओनली 30% ऑफ टोटल बेड्स। ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें तो 1.4 मिलियन डॉक्टर्स की शॉर्टेज है एंड 2.4 मिलियन नर्सेस की। एक्टिव नर्सेस टू पॉपुलेशन रेशियो हमारे यहाँ पे 2.3 ही है, ठीक है। और अर्बन क्लस्टर में स्पेशलिस्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू द रूरल एरियाज। फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो वो 65% ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर इज आउट ऑफ पॉकेट, सरकार की तरफ से नहीं है। बहुत सारे लोगों को इट्स पुशिंग टुवर्ड्स पॉवर्टी। डिस्पाइट आयुष्मान भारत कवरिंग एटलीस्ट 50 करोड़ फैमिलीज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आयुष्मान भारत में भी कवर नहीं हो रही है। बेसिक चीजें कवर होती हैं, उसमें थोड़ा भी अगर एडवांसमेंट में जाना है तो यू हैव टू पे एंड दैट पेमेंट इज वेरी हाई। डबल डिसीज बर्डन, ठीक है, तो हमारे पास कम्युनिकेबल डिसीज एज वेल एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज दोनों डिसीजेस का बर्डन है। तो हमारे पास 90 मिलियन ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम डायबिटीज, प्रोजेक्टेड टू 156.7 मिलियंस बाय 2050। तो ये क्या है? ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस है, ठीक है। इसके साथ साथ कम्युनिकेबल डिसीजेस का भी इंडिया पे उतना ही बर्डन है, चाहे आपका टीबी है, एचआईवी है, ठीक है। क्वालिटी एंड गवर्नेंस, वेरिएबल क्वालिटी इन पब्लिक फैसिलिटीज, इनकरेक्ट डायग्नोसिस मेनी ए टाइम्स, ड्रग्स का शॉर्टेज, वीक इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन,
करप्शन एंड इनफॉर्मल पेमेंट इम्पेयर डिलीवरीज। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर की अगर हम बात करते हैं तो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो जो है ड्रॉप हुआ है, 88 पर 1 लाख हुआ है लाइव बर्थ, शोइंग प्रोग्रेस बट चैलेंजेस परसिस्ट इन सम रीजन्स। कहीं पे वो रेशियो बहुत ज्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है, तो हमारा जो फोकस है वो ज्यादा वाले पे अभी भी है, क्योंकि स्टिल वी आर फेसिंग दोस चैलेंजेस इन दैट पर्टिकुलर एरिया। रीसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की अगर हम बात करें तो मिशन इंद्रधनुष आपके वैक्सीनेशन से, आयुष्मान भारत, नेशनल मेडिकल कमीशन, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, पीएम नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, रीसेंट रिफॉर्म्स डिजिटल हेल्थ में तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, 50 करोड़ फैमिलीज को कवर कर रही है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 17,000 रूरल और अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर, CHC सेंटर्स एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की जो फैसिलिटीज है उसे अपग्रेड करने के लिए। डिजिटल हेल्थ केयर मार्केट की अगर हम बात करें तो 8.8 बिलियन US$ का यह मार्केट है और 4 टाइम्स बढ़ जाएगा बाय 2033। तकरीबन हमारे पास 84 आभा अकाउंट्स है विच हैज बीन क्रिएटेड बाय 2026 अंडर दी आयुष्मान आत्मनिर्भर भारत योजना। इसके थ्रू बट एक चैलेंज है डेटा इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट हेल्थ केयर। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन है एंड AI डायग्नोस्टिक सेंटर्स हमने रिमोट एरियाज में लेकर आए हैं। कुछ स्ट्रक्चरल गैप्स हैं, पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर 1.8 to 1.9%, बेड डेंसिटी नहीं है, ठीक है। रूरल एरियाज रिसीव ओनली 30% ऑफ बेड्स फॉर 65% ऑफ पॉपुलेशन, AMR रिस्क फ्रॉम अनरेगुलेटेड एंटीबायोटिक यूज, ABDM इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स। वे फॉरवर्ड तो सबसे पहले हमारी स्पेंडिंग कंपैरिजन टू GDP बढ़ाने की जरूरत है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, रूरल पोस्टिंग जो डॉक्टर दे रहा है उसे इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है ताकि डॉक्टर्स जो है वो रूरल एरियाज में जाके भी काम करे। एक्सपैंड द हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंप्रूव बेनिफिट डिजाइन टू कट OOPE, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जरूरत है एंड रोबस्ट रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर ताकि फीस वगैरह थोड़ी सी कम हो और अफोर्डेबिलिटी बढ़े। स्केल प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी हेल्थ केयर टू रिड्यूस डिसीज बर्डन कॉस्ट। 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, आइडेंटिफाई द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स दैट आर रिलेटेड टू हेल्थ, डिस्कस द सक्सेस ऑफ द एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर अचीविंग द सेम। जीपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछती है, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी in the country has led to newer health challenges. Which are those challenges and what steps needs to be taken to meet them? अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ गई, 60 से हम 80 पे पहुंच गए, लेकिन इसके साथ साथ हमने नई डिसीजेस को भी अट्रैक्ट किया है। वो कौन सी है और उस क्या रीजन है पहले तो उसके होने के, हमें क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं उसे कर्ब करने के लिए, एंड व्हाट स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन टू मीट देम। ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया, अगेन इंडिया का कम्युनिकेबल डिसीजेस का अनदर इशू। तो सबसे पहले बैक्टीरियम बॉर्न डिसीज है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, स्प्रेड्स थ्रू एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीज, वेक्टर बॉर्न डिसीज। Primarily affects the lungs but can also affect the brain, spine and kidneys, जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB कहते हैं। Globally, India bears the largest absolute TB burden patients, ठीक है। Approximately 26% of all new TB cases in 2023 are in India. बहुत काम कर रही है सरकार ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स कम करने के लिए। स्टिल इंडिया में तकरीबन 195 केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन रिपोर्ट होते हैं एंड नियरली 22 डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन बाय इन 2023। 4 टाइप की टीबी है। सबसे पहले DSTB, ड्रग सेंसिटिव टीबी, ट्रीटेड विद स्टैंडर्ड 6 मंथ फर्स्ट लाइन थेरेपी इन्वॉल्विंग 4 ड्रग्स, इजी।
MDR टीबी, मल्टीपल ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। जब आप बहुत सारी मेडिसिन लेते रहते हो तो आपकी जो बॉडी है उस ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाती है, वो टीबी। बैक्टीरिया डू नॉट रिस्पॉन्ड टू आइसोनाइज्ड एंड रिफाम्पिसिन, टू मोस्ट पावरफुल फर्स्ट लाइन ड्रग्स। ठीक है, रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंट टीबी, all MDR TB cases also classified as RR TB and XDR TB, extensively drug resistant TB। कोई भी ड्रग फर्स्ट लाइन थेरेपी, सेकेंड लाइन ड्रग्स इंपैक्ट नहीं करते, रेजिस्टेंट, लिविंग वेरी फ्यू ट्रीटमेंट्स अवेलेबल टू यू। सरकार का नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें हमने टारगेट रखा था कि हमें 2025 तक टीबी को हटा देना है। ग्लोबली जो वो टारगेट 2030 तक का है, जिसको इंडिया ने चूज किया कि हम 2025 तक जो है इसे अडॉप्ट कर देंगे। दिस इज गाइडेड बाय नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान 2017-25 यूजिंग द डिटेक्ट ट्रीट प्रिवेंट बिल्ड फ्रेमवर्क। यहां पे कुछ की इनिशिएटिव था। सबसे पहला था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, 2022 में इसे लॉन्च किया था बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मोबिलाइजिंग द कम्युनिटीज, NGOs एंड कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट द टीबी पेशेंट्स। फिर है आपका निक्षय मित्र इनिशिएटिव, यहां पे इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट को एनकरेज करते हैं टू अडॉप्ट टीबी पेशेंट फॉर एटलीस्ट 6 months, ताकि उनकी न्यूट्रिशन अच्छी हो, उनका डायग्नोसिस हो, उन्हें वोकेशनल सपोर्ट मिले, उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो। निक्षय पोषण योजना, और ये कॉर्पोरेट वाले जो करते हैं ना, वो इनके CSR में समथिंग इज रॉन्ग विद दिस पेन, CSR में कवर अप हो जाता है 2% वाले में। ठीक है, निक्षय पोषण योजना लॉन्च इन अप्रैल 2018 प्रोवाइड्स मंथली फाइनेंशियल एड ऑफ ₹500 to the TB patients via DBT to every notified TB patient for the duration of treatment. Nikshay digital portal, a patient management system linking patient with Nikshay Mitras for community support and tracking treatment adherence. कुछ challenges है। सबसे पहले तो है हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैरियर, poverty, malnutrition, overcrowding drive high incidence, drug resistant strains make treatment longer, costlier and harder to complete, stigma है, discrimination है, ठीक है, जिसकी वजह से सोशल आइसोलेशन बढ़ता है और ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाती है। वीक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन्ड वर्कर्स एंड डायग्नोस्टिक टूल्स, high out of pocket expenditure pushes vulnerable households deeper into poverty। फिर भी टीबी के लिए सरकार बहुत करती है। जो खुद नर्सेज होती हैं, ANMs होती हैं, वो खुद घर घर जाके टीबी के पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड कर रही हैं, उनका डेटा रख रही हैं, बट eventually the patient also has to take care of themselves. The society needs to support the treatment, supports the patient rather than treating him untouchable। ठीक है, AI एनेबल डायग्नोस्टिक सेंटर और टेलीमेडिसिन जो है रिमोट एरियाज में काफी हेल्पफुल रह सकते हैं। रोबस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर विद लास्ट माइल डायग्नोस्टिक एक्सेस, मल्टी सेक्टोरल अप्रोच चाहिए हमको, जहां पे हेल्थ, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग मिनिस्ट्रीज सब मिलकर काम करें। लार्ज स्केल डी स्टिग्मेटाइजेशन कैंपेन की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, सस्टेन पब्लिक एंड प्राइवेट फंडिंग टू क्लोज फाइनेंशियल गैप्स इन टीबी। तो एक मेजर कंसर्न है सरकार का विद रिस्पेक्ट टू टीबी, जिसपे सरकार काम भी कर रही है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ सोशल चैलेंजेस हैं, कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं और कुछ इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस हैं जिसको हमें सॉल्व करना है। मॉडल क्वेश्चन अगर हम देखें तो एग्जामिन द चैलेंजेस इन एलिमिनेटिंग ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया एंड मेजर्स नीडेड टू मीट नेशनल एलिमिनेशन टारगेट। ट्यूबरक्लोसिस क्या है, नेशनल टारगेट क्या है, ट्यूबरक्लोसिस के टाइप्स बताइए। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन आता है एग्जामिनिंग द चैलेंजेस एंड एलिमिनेटिंग, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है, सरकार की आयुष ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर एक मिनिस्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले 1995 में एक डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ठीक है, जिसको फिर डिपार्टमेंट ऑफ आयुष 2003 में कन्वर्ट किया जाता है, रीनेम किया जाता है और 2014 में इसे
अपनी एक खुद की स्टैंड अलोन मिनिस्ट्री मिलती है जिसको हम कहते हैं, व्हाई इज नॉट वर्किंग, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, प्लेसिंग promotion, research, education, regulation of traditional and non-conventional healthcare system under a single cabinet ministry। 2024 में हमने 10th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट की। जस्ट अ सेकेंड। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का टारगेट है, मार्केट जो है वो 2.85 मिलियन डॉलर से 43.4 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट हो गया है, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी राइजन अप हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में आयुष क्या है? सबसे पहला ए इज फॉर आयुर्वेदा, हमारी ओल्ड इंडियन ट्रेडिशनल बेस्ड सिस्टम, ठीक है, जो कि क्लासिकल टेक्स्ट पे बेस्ड है। योगा एंड नेचुरोपैथी, जहां पे माइंड और बॉडी के डिसिप्लिन हम अचीव करते हैं और उसके थ्रू हम थेरेपीज लेते हैं। यूनानी सिस्टम विद रूट्स इन ग्रेको अरेबिक एंड मेडिकल ट्रेडिशन। सिद्धा साउथ इंडियन मेडिकल सिस्टम है। सोवा रिक्पा, ये एक तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। एंड देन यू हैव होम्योपैथी, यूरोपियन बेस्ड सिस्टम, वहां से कुछ कुछ सिमिलैरिटी रखती है। सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है? सबसे पहले तो है आपका नेशनल आयुष मिशन, फ्लैगशिप स्कीम है, मिशन है सरकार की, जहां पे हम हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन अक्रॉस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी आपके CHC, PHC सेंटर्स होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स होती हैं, वहां पे आयुष से संबंधित प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होना। ठीक है, देन यू हैव आयुष हेल्थ एंड वेल्थ सेंटर्स अंडर द आयुष्मान भारत। ठीक है, तो जितने भी आपके वेल्थ एंड सेंटर है अंडर द आयुष्मान भारत, उसमें आयुष फैसिलिटीज भी प्रोवाइडेड रहेंगे। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जामनगर में हमने इसे एस्टैब्लिश किया है, जिसमें $85 मिलियन का खर्चा है। ठीक है, क्रिएटिंग अ ग्लोबल साइंटिफिक एंड पॉलिसी हब फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। NCISM and NCH, National Commission for Indian System of Medicine and National Commission for Homeopathy, 2020 में हम ये लेकर आते हैं थ्रू NCISM एक्ट, जहां पे हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करेंगे इन आयुष एजुकेशन। इंटरनेशनल डे फॉर योगा हम लेके आए, टू बी ऑब्जर्व्ड ऑन 21 जून ऑफ एवरी ईयर। सर्टेन चैलेंजेस है हमारे, lack of standardization and uniform control over आयुष हॉस्पिटल, आयुष प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई प्रॉपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लिमिटेड रोबस्ट क्लिनिकल एविडेंसेस। ठीक है, यहाँ पे इनसफिशिएंट हमारे पास एविडेंस बेस्ड रिसर्च है। एथिकल एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेटिंग आयुष विद द मॉडर्न एलोपैथिक मेडिसिन। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स बहुत सारे रहते हैं, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाता है। सस्टेनेबल सोर्सिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स थ्रेटन्ड बाय ओवर हार्वेस्टिंग एंड बायोडाइवर्सिटी रिस्क। वे फॉरवर्ड, तो सबसे पहले हमारी जो लैब्स है हम उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लेके आए, जैसे हमारे एलोपैथिक मेडिसिन के लिए हैं। फंडिंग द लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन क्रोनिक डिसीजेस एंड प्रिवेंटिव केयर। बेसिक्स ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन है आयुष के पास, लेकिन अगर हम क्रोनिक डिसीजेस की बात करें तो वी स्टिल डू नॉट हैव गुड मेडिसिन। डेवलप क्लियर प्रोटोकॉल्स एंड रेफरल पाथवेज इंटीग्रेटिंग आयुष इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। लेवरेज WHO GCTM to position India as a global leader in traditional medicine and strengthening Ayush, Nivish, Sarthi and Ayush Excel to boost exports and FDI। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस है एनकरेजमेंट होगा, R&D बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें होगी। हाउ डिड ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन ट्रीटमेंट कम्स टू रेस्क्यू व्हाइल एड्रेसिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। योजना में इसका पूरा आर्टिकल था, बहुत बार इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू में भी इससे रिलेटेड आया था कि किस तरीके से हम एक ऐसे पैंडेमिक को हम डील कर रहे थे जिसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं था, R&D नहीं हुई थी, सब प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल था। तो वहां पे इंडियन मेडिसिन जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन थी वो कैसे हेल्पफुल थी।
वन हेल्थ अप्रोच इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बात होती रहती है। तो बेसिकली वन हेल्थ अप्रोच क्या है? इट रिकॉग्नाइजेस दैट द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट्स आर डीपली इंटरकनेक्टेड। कोलैबोरेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क है जो लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे काम करती है इन ऑर्डर टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ फॉर पीपल, एनिमल्स एंड द इकोसिस्टम। अगर हम डिसीजेस की बात करें तो वर्ल्ड में 65% जो डिसीजेस हैं, इंफेक्शियस डिसीजेस हैं अफेक्टिंग ह्यूमंस आर जूनोटिक, यानी कि एनिमल टू ह्यूमन ओरिजिन नेचर रखता है ये। फैक्टर्स सच एज अर्बनाइजेशन, deforestation, intensive farming, climate change and increased international travel have expanded the interface between humans, domestic animals and wildlife, accelerating the spread of zoonotic and vector-borne diseases। बहुत देखो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भाई जूनोटिक डिसीजेस क्या है, क्यों जूनोटिक डिसीजेस जो है बढ़ रहे हैं, यानी कि एनिमल और ह्यूमन इंटर कोऑर्डिनेटेड जो डिसीजेस है, इंटरकनेक्टेड डिसीजेस है, वो बढ़ रही हैं। तो उसके मेजर क्या रीजंस हैं? WHO, FAO, UNEP एंड WH, ठीक है, इन्होंने जो है वन हेल्थ को एसेंशियल फ्रेमवर्क माना गया है और उस पर काम करने के लिए बोला है, उस पर हमें चर्चा करना है, R&D करना है। तो कॉमन वन हेल्थ इशू क्या है? सबसे पहले तो जूनोटिक डिसीजेस स्प्रेडिंग फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस, रेबीज है, एबोला है, वेस्ट नाइल वायरसेस है, मंकी वायरस है, मंकी फीवर सॉरी, ठीक है, एंथ्रैक्स है, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर जर्म्स है जो जिससे रेजिस्टेंस आ गया है, कम्युनिटीज, फूड चेन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सॉइल एंड वाटर, थ्रेटनिंग बोथ एनिमल एंड ह्यूमन हेल्थ, वेक्टर बॉर्न डिसीजेस, वार्मर टेम्परेचर एंड एक्सपैंडिंग मॉस्किटो pig habitats are increasing in the range, burden of vector borne diseases बढ़ रही है। vector borne diseases are also reported in now in European countries, ठीक है, जो कि यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक चर्चा का विषय हो गया है क्योंकि वहां पे ये नहीं होता था, बट नाउ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस वहां पे भी रिपोर्ट हो रहा है। सो इवन नाउ दे आर कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू दिस एंड दे आर ऑल्सो showing a good approach towards this one health system. Food safety and security, तो diseases in food animals threaten livelihood, economies and human nutrition. Environment contamination, yes, ऐसे डिसीजेस होंगी तो जूनोटिक स्पिल ओवर रिस्क बढ़ेगा जिसकी वजह से हमारा एनवायरमेंट भी कंटेमिनेट होगा। इंडिया इस चीज के लिए नेशनल वन हेल्थ मिशन लेकर आती है जो कि 2022 में हमने पोस्ट पैंडेमिक इसको लॉन्च किया था, विच इंटीग्रेटेड मल्टी सेक्टोरल अप्रोच, कोऑर्डिनेट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक टुगेदर टू फाइट विद दिस एंड टू प्रमोट वन हेल्थ मिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ नागपुर में हम लेकर आए हैं जो कि नोडल एजेंसी है and also have a mission director. Mission integrate all existing One Health initiative and focuses on pandemic preparedness, disease surveillance and indigenous R&D. Significance, अगर हम वन हेल्थ की बात करें तो हमारे 65% जो है ह्यूमन कंटेंजियस डिसीजेस आर जूनोटिक। इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है, हमारे पास ज्यादा लाइफ स्टॉक बेस है और वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी भी हाई है, इसलिए हमारे पास रिस्क भी ज्यादा है। प्रोएक्टिव प्रिवेंशन इज मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन रिएक्टिव इमरजेंसी पैंडेमिक रिस्पॉन्स, बट ऑब्वियस है AMR कैन ओनली बी कंट्रोल थ्रू एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट, कैन ओनली बी कंट्रोल थ्रू कोऑर्डिनेटेड ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंटल एक्शन। और एनिमल जो है आर अर्ली सेंटिनल्स, यानी कि बर्ड डाई ऑफ वेस्ट नाइल वायरस बिफोर नियर बाय ह्यूमन फॉल इल। तो डिसीजेस से पहले एनिमल्स ज्यादा खतरे में होते हैं, उनका वैक्सीनेशन और ये सब नहीं हुआ रहता है ना, इसलिए हुआ रहता है बट नॉट एवरी। कुछ वे फॉरवर्ड थिंग्स है, स्केलिंग द वन हेल्थ मॉडल नेशन वाइड विद डेडिकेटेड इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स, आपको कुछ डेडलाइंस, कुछ टास्क देने होंगे, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग इंटरनेशनल रिसर्च कोलैबोरेशन ऑन जूनोटिक डिसीज सर्वेलेंस, ठीक है, और वो स्पीडीली इस पे काम करना होगा।
मेडिकल, वेटरनरी, पैरामेडिकल एंड बायोसाइंसेस सेक्टर्स टू फॉर्म यूनिफाइड रिस्पॉन्स टीम्स। प्रॉब्लम यही होता है कि हमारे पास इंटरऑपरेबिलिटी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो पाता है, तो इस पे भी काम करने की जरूरत है। क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट लॉस विल इंटेंसिफाई ज़ूनोटिक स्पिलओवर्स, तो क्लाइमेट चेंज पे भी काम करना है, कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, बट रिस्पॉन्सिव ज्यादा जल्दी हमको चाहिए। हेल्थ, वेटरनरी, एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेस इंस्टीट्यूशंस टू लीड कोऑर्डिनेटेड R&D। मॉडल क्वेश्चन हो सकता है, अभी तक जीपीएससी ने नहीं पूछा है, बट यू मे नेवर नो। एक्सप्लेन वन हेल्थ अप्रोच एंड इट्स रेलेवेंस फॉर इंडिया इन प्रिवेंटिंग ज़ूनोटिक डिसीजेस एंड फ्यूचर पैंडेमिक। तो पहले तो बताओ वन हेल्थ है क्या, ज़ूनोटिक डिसीजेस है क्या, ठीक है, कि जो रिसेंटली कोविड था पैंडेमिक, उसमें हमने क्या क्या इकोनॉमिक लॉस हुआ, हेल्थ लॉस हुआ, ह्यूमन लॉस हुआ, ठीक है, हाउ डू वी फेल्ड, I won't say failed, but we were not ready to fight with this pandemic, ठीक है। तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में ये वन हेल्थ अप्रोच हमको कैसे हेल्पफुल रहेगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो अब हम एजुकेशन सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। हेल्थ से रिलेटेड हमको जितना डिस्कस करना था हम कर चुके हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई और टॉपिक हमको जो है से ओटीपी में लाने है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ सिस्टम, आप हमको कमेंट्स में मेंशन कीजिए, बताइए, हम लेकर आएंगे। कोई डिटेल में समझना है वो भी हम लेकर आएंगे, बट आपको हमें बताना पड़ेगा। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, तो वैसे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से ज्यादा हाईलाइट हुआ है, बट ऐसा नहीं है, हम लोग पहले भी जो है इसे कंसिडर कर चुके हैं। तो ये जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, लैंग्वेज लर्निंग पॉलिसी है, जहां पे इंडियन स्टूडेंट्स को इंडियन स्कूल में मैंडेट कराया जाएगा 3 लैंग्वेज पढ़ने के लिए। पहली तो आपकी रीजनल लैंग्वेज, फिर हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1968 से कॉर्नरस्टोन रहा है, लेकिन एनईपी ने इसे और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी है। कोठारी कमीशन 1964-66 में सबसे पहले इसे फॉर्मली प्रपोज करते हैं 3 लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। रिकमेंडेशंस फॉर अडॉप्टेड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1968 में लेकर आए थे कि 3 हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में हिंदी, इंग्लिश और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप अडॉप्ट करो, प्रेफरेबली ए साउथ इंडियन लैंग्वेज, और नॉन हिंदी स्टेट्स में रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। NEP 2020 थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आता है that no language will be imposed. States and students are supposed to choose language provided at least 2 of 3 languages are to be native to India. तो आप हिंदी संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी गुजराती, हिंदी मराठी, ठीक है, मराठी मलयाली, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं। तीसरी लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में एनईपी को ऑपरेशनलाइज किया गया, लैंग्वेज पॉलिसी को इसकी। R1 मदर टंग लिटरेसी बाय एज ऑफ 8, R2 सेकेंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बाय एज ऑफ 11 एंड R3 थर्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बाय एज ऑफ 14। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की अगर हम बात करें तो जो एजुकेशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि आपका जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज सब इस पे जो है लॉ बना सकते हैं। अब अपोजिशन है, सबसे पहला अपोजिशन तमिलनाडु ने किया था। इन्होंने बताया कि ये एंटी हिंदी एजिटेशन है 1930s से, ठीक है, क्योंकि हमारा को ऊपर ये फोर्स ये थोपा जा रहा है। हम 2 लैंग्वेज पॉलिसी में बिलीव करते हैं, तमिल एंड इंग्लिश, ठीक है। तमिलनाडु ने 2025 में अपना खुद का स्टेट एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए, जहां पे उन्होंने 2 लैंग्वेज का फ्रेमवर्क लाए, ठीक है। तो सेंटर ने इसके अगेंस्ट क्या किया, समग्र शिक्षा फंड, हमारा समग्र शिक्षा अभियान है जिसमें सरकार की एजुकेशन की 3-4 स्कीम्स मिक्स्ड है, मर्ज्ड है अंडर वन, ठीक है। उसका ये समग्र शिक्षा फंड होता है जो केंद्र सरकार राज्य सरकार को देती है। उसमें से केंद्र सरकार ने क्या किया कि आप हमारे एनईपी नहीं फॉलो कर रहे हो ना, 2000 करोड़ रुपए आपको जो समग्र शिक्षा अभियान से मिलने चाहिए फंड से हम विथहेल्ड कर रहे हैं, रोक के रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एनईपी को अडॉप्ट नहीं किया है। महाराष्ट्र ने भी फोर्स किया कि हिंदी जो है प्राइमरी स्कूल्स में कंपल्सरी लैंग्वेज नहीं होगी। बहुत सारे स्टेट्स हैं आपके, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, जिन्होंने अपने अपने कंसर्न रेज किए फॉर इम्पोजिंग हिंदी ऑन देम। अब इसके आर्ग्यूमेंट्स
इन फेवर ऑफ 3 लैंग्वेज पॉलिसी। तो नेशनल यूनिटी को हम जो है प्रमोट करेंगे एंड विल ब्रीच दिस लिंग्विस्टिक डिवाइड। ठीक है, बेनिफिट्स है मल्टीलिंगुअलिज्म एनहांसेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड मेंटल एजिलिटी, बेटर एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, encourages appreciation of diverse culture and literacy tradition across India, and aligned with India's multilingual constitutional fabric and Article 351। कुछ अगेंस्ट में है कि भाई हम पे जो है हिंदी थोपी जा रही है, हमारी जो रीजनल आइडेंटिटी है वो कम हो रही है। Already if you see southern Indian states has their own issues with respect to the northern part when it comes to devolution of funds under the finance commission, when it comes to the seats in the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So already there are certain tensions going on between the southern part of India and the northern part of India with the center specifically. रिसोर्स कंस्ट्रेंट, आपके पास इतने क्वालिफाइड टीचर्स हैं क्या? अब मान लो यूपी के किसी स्कूल में किसी बच्चे ने मलयाली चूज कर ली, तो डू यू हैव अ मलयाली टीचर फॉर दैट स्टूडेंट? तो हमारे पास थोड़ा रिसोर्स कंस्ट्रेंट भी है। एड्स टू स्टूडेंट वर्कलोड, 3 लैंग्वेजेस, 2 लैंग्वेजेस से काम चल रहा था, तीसरी लैंग्वेज भी पढ़नी है। ठीक है, विद होल्डिंग समग्र शिक्षा फंड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट है ये चीज। ठीक है, यू आर फोर्सिंग अ स्टेट टू अडॉप्ट जस्ट बिकॉज यू हैव अ पावर ओवर द मनी। ठीक है, सो ये एक कंसर्न है। मॉडल क्वेश्चन, एग्जामिन द ऑब्जेक्टिव्स एंड द कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन इंडियाज एजुकेशन पॉलिसी। हो सकता है कंट्रोवर्सी नहीं आए, लेकिन चैलेंजेस आ सकते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। तो वहां पे आप ये फेडरल स्ट्रक्चर और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इशू भी रेज कर सकते हैं। सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके कंसर्न्स रेज कर सकते हैं। फुल फंक्शनल लिटरेसी, व्हाट इज फुल? सी, लिटरेसी इज बेसिकली व्हाट यू कैन रीड एंड राइट। फुल फंक्शनल लिटरेसी मतलब कि एबिलिटी बियॉन्ड दिस थिंग, है ना, कि आप एक कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं कि उस रीडिंग और राइटिंग से आप आपका लाइफ स्टैंडर्ड, आप आपकी लर्निंग, उससे आपको एक स्किल जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फुल फंक्शनल लिटरेसी, इट डिनोट्स द कैपेसिटी टू अप्लाई रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरस स्किल्स इन एवरीडे लाइफ टू इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड्स, पार्टिसिपेट इन सिविक एक्टिविटीज एंड एंगेज इन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। कौन सा स्टेट है जो फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी में गिना जाएगा? ठीक है, पर्सन एजेड 15 इयर्स एंड अबव एक्सीड्स 95%। ठीक है, टारगेट पॉपुलेशन अगर 95% तक अचीव कर लेती है तो वो। 2025 एक लैंडमार्क ईयर है कि बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इसे अडॉप्ट किया है। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो मिजोरम पहला स्टेट है जो कि ऑफिशियली फुल फंक्शनल लिटरेसी के अंदर आ चुका है। उल्लास यानी कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी मई 2025 में डिक्लेयर हुआ था। गोवा 100% फंक्शनल लिटरेसी डिक्लेयर्ड बाय अगेन 2025। सिमिलरली त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम और न्यू इंडिया लिटरेसी लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 2022 से 2027 का इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, टारगेट्स जो है 15 साल के अबव बच्चे, मतलब 15 इयर्स एंड अबव। 5 कंपोनेंट्स है। सबसे पहले है फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी अडॉप्ट करना, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, डिजिटल एंड हेल्थ लिटरेसी, बेसिक एजुकेशन वाया इक्विवेलेंसी पाथवेज, वोकेशनल स्किल्स जो कि आपके एम्प्लॉयबिलिटी में हेल्प करती हैं, एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। इसमें ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम का यूज होगा और उल्लास मोबाइल ऐप होगा जहां पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वॉलंटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरी असेसमेंट टेस्ट भी होता है जो आप देंगे। 200 आवर का FLN कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर सर्टन पाथवेज। ठीक है, साक्षर भारत मिशन जो हमारा मिशन था, ठीक है, उसका ही एक अनदर स्टेप है जो कि फोकस करता था रूरल वुमेन इन डिस्ट्रिक्ट विद लिटरेसी अबव 50%।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी ये टारगेट है टू अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय 2025। एनेबलिंग फैक्टर, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए हमको और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट चाहिए। जन भागीदारी मॉडल, यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, एनजीओज हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनकी हमको हेल्प चाहिए रहेगी। डोर टू डोर सर्वे टू आइडेंटिफाई एंड एनरोल रिमेनिंग नॉन लिटरेट एडल्ट्स। उल्लास मोबाइल ऐप का यूज होना, रिमोट एरियाज में उसका असेसमेंट होना, मल्टीलिंगुअल लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, बंगाली, इंग्लिश, सब कुछ है। फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स है, कम्युनिटी सेंटर है जहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं, आपकी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं, लार्ज इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज, ठीक है, बिहार, एमपी, राजस्थान में जेंडर गैप्स ज्यादा है। डिजिटल डिवाइड अभी भी है, डिजिटल पेनिट्रेशन अभी भी इतना नहीं है। पोस्ट लिटरेसी रिलैप्स रिस्क इफ न्यू लिटरेस लैक कंटेनिंग रीडिंग मटेरियल्स। Voluntarily fatigue and scalability concerns for sustaining quality instruction. And FLNet integrity requires independent third-party audits to prevent manipulation. 2022 में जीपीएससी पूछती है, analyze the major causes of the low literacy rate in India and suggest some reasonable and feasible measures to raise the literacy level in India. तो पहले literacy level कितना है रूरल में, अर्बन में, मेल में, विमेन में, ये आपको बताना है। फिर लो लिटरेसी है, कहां पे है, क्या रीजंस है, वे फॉरवर्ड क्या है, एज सिंपल एज दैट। पीएम श्री स्कूल, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि सितंबर 2022 में शुरू करते हैं सरकार, ठीक है। यहाँ पे जितने भी 14,500 एग्जिस्टिंग स्कूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट या फिर लोकल बॉडीज जैसे कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय हैं, इन जितनी भी इसके अंदर की स्कूल्स हैं उन्हें अपग्रेड हमें करना है, ठीक है। दिस स्कूल्स विल बी डिजाइन्ड टू एक्ट एज एग्जाम्पलर स्कूल्स and regional centers of excellence showcasing the full implementation of NEP 2020 and mentoring neighboring schools to replicate best practices। 27,360 करोड़ का टोटल प्रोजेक्ट है 5 साल का। ऑब्जेक्टिव्स है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फुल्ली इंप्लीमेंट करना। सबसे पहला फंडिंग पैटर्न, सेंटर जो है 60% कॉस्ट बियर करेगा, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज 40। स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं वहां पे 90:10 फंडिंग पैटर्न रहेगा। ग्रीन स्कूल्स जो है वहां पे सोलर पैनल्स होंगे, एलईडी लाइटिंग होगी, न्यूट्रिशन गार्डन्स होंगे और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होगी, यस, स्मार्ट क्लासरूम होंगे, डिजिटल लाइब्रेरीज होगी, मॉडर्न लेबोरेटरीज होगी टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग। वोकेशनल एजुकेशन को भी हम प्रमोट करेंगे, ठीक है, वाया इंटर्नशिप्स, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज, लिंक टू इंडस्ट्रियल्स एंड स्किल काउंसिल्स। क्वालिटी मॉनिटरिंग होगी, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क जो है रेगुलरली जो है इवेल्युएट करेगा और बेस्ट स्कूल सिलेक्ट होंगी एज अ मेंटर्स। एज ऑफ नाउ 40 पीएम श्री स्कूल्स का हमने सर्वे किया जो कि मणिपुर, त्रिपुरा, राजस्थान, मेघालय और मध्य प्रदेश बेस्ड है। और इन जो पीएम श्री स्कूल्स जो अपग्रेडेड हैं उनका सर्वे किया तो वहां पे हमको 75.8% एनरोलमेंट में राइज मिला है। इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर है, लर्निंग एनवायरमेंट भी इंप्रूव्ड है। However, states like West Bengal, Tamil Nadu and Kerala have opposed this scheme। उन्हें लगता है कि हमारा सिस्टम बेस्ट है, हमें सरकार की हेल्प लेके इसे और डेवलप नहीं करना है। की रीजंस इंक्लूड एलिजिड यूज ऑफ समग्र शिक्षा अभियान फंड एज लेवरेज टू फोर्स एमओयू, परसेप्शन ऑफ टॉप डाउन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंपोजिशन, ठीक है। अब ये स्टेट्स ऑलरेडी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अगेंस्ट है। पीएम श्री स्कूल्स में तो मैंडेटरी है 3 लैंग्वेज पॉलिसी क्योंकि उन्हें एनईपी इंप्लीमेंट करना है। Conflicting with state education priorities, objection the PM prefix in school names, PM श्री क्यों, प्रधानमंत्री क्यों, जब 40% पैसा स्टेट दे रही है तो why PM, ठीक है। And states bear significant cost and overlapping with the existing state programs such as Mission Schools of Excellence in Gujarat and Schools of Eminence in Delhi।
उनके खुद के प्रोजेक्ट्स है, उसके इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी ओवरलैपिंग हो रहा है। तो सबसे पहले पीएम श्री स्कूल की स्ट्रेंथ क्या है? एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो रहा है, न्यू बिल्डिंग नहीं बना रहे, लेकिन उसी में हम अपग्रेडेशन ला रहे हैं, तो कॉस्ट एफिशिएंसी है। मेंटर स्कूल मॉडल कैन क्रिएट अ मल्टीपल इफेक्ट अक्रॉस नेबरिंग स्कूल। होलिस्टिक कंपिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होगा, रोट लर्निंग पे हम फोकस नहीं करेंगे। ग्रीन एंड टेक एनेबल डिजाइन होंगी 21st सेंचुरी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। सिग्निफिकेंट एनरोलमेंट गेन हुआ है, 75.8% का एनरोलमेंट सर्च हमको देखने को मिला है। सर्टेन चैलेंजेस, स्टेट की अपने अपोजिशन है सदर्न और ईस्टर्न इंडिया के पार्ट के, जैसे तमिलनाडु में आपने एसएसए फंड को विदहोल्ड किया, तो वो हमें एक कंसर्न है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट नहीं करता है। टीचर ट्रेनिंग एनईपी में अभी भी ये एक मेजर कंसर्न है, तो आप पीएम श्री स्कूल्स में एनईपी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं 100%, तो टीचर ट्रेनिंग एक कंसर्न है। एंड मॉनिटरिंग एसक्यूएफ आउटकम्स यूनिफॉर्मली अक्रॉस 14,000 स्कूल्स इज एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉम्प्लेक्स। ट्रू। तो मॉडल क्वेश्चन डिस्कसिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पीएम श्री स्कूल स्कीम एंड इट्स रोल इन इंप्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। Okay, so that's it for today. If you have any doubt in any of the topic, you can definitely mention in the comment box. If you want any other topic to be part of OTP, please let us know. We'll make definitely a page for the same. And you can get the PDF from the free resources center area of our website, and also through the Telegram channel. So that's it for the day. Thank you and all the best.